हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त क्या है, इनके पीछे जो ये प्रणाली क्या है और इनके लाने के पीछे क्या कारण है और इनके परिणाम क्या हुआ। तो अस्थाई बंदोबस्त इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट इसे बोलते हैं, मतलब एक कर जो प्रणाली अंग्रेजों द्वारा तय की गई थी, परमानेंट की गई थी। कुछ जो उस समय जो टैक्स वसूले जाते थे, परमानेंट कर दिया गया था। इन्हीं इसकी वजह से इसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। अब ये क्या है, इनके पीछे देखो। जब अंग्रेज अधिकारी आए थे, अंग्रेजों ने जब प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 के बाद उनको 3 जिले मिले, उनके राजस्व वसूले। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध होने के बाद उन्होंने दैत शासन, जो इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि के तहत देवत शासन लगा। देवत शासन जब इन्होंने लगाया, देवत शासन पूरी तरीका से विफल हुआ और फाइनली 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देवत शासन को समाप्त कर दिए जाते हैं। और इस टाइप से अंग्रेजों ने अपने आप को रेगुलेट, ये शासन व्यवस्था को रेगुलेट करते हैं और रेगुलेट के बाद 1793 में ये अस्थायी बंदोबस्त कर प्रणाली आती। तो हम इसको थोड़ा पीछे से पढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है 1757 को प्लासी का युद्ध था। प्लासी के युद्ध के बाद जब मीर नवाब सिराजुद्दौला और जो अंग्रेजों के बीच में होता, उसके तहत प्लासी के अंग्रेज जीत जाते और अंग्रेज को किसके द्वारा, न मीर जाफर, जब मीर जाफर उनके सेनापति होते, तो मीर जाफर कासिम ना मीर जाफर द्वारा, किसको था, मीर जाफर द्वारा, मीर कासिम द्वारा। मीर जाफर तो मीर जाफर के जो दामाद होते मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों को 3 क्षेत्र मिल जाते। पहले जो होते हैं बर्धमान, दूसरा मिदनापुर और तीसरा चिटगांव। ये 3 क्षेत्र अंग्रेजों को ये दे दिए जाते हैं इनके तहत राजस्व वसूली के लिए। और राजस्व इनके इन क्षेत्रों में इन्होंने राजस्व का काम किया। क्या किया? राजस्व। इन्होंने क्या किया? राजस्व का वसूली का काम किया। और इन 3 क्षेत्र से जब अंग्रेजों को इतना बड़ा मुनाफा हुआ तो अंग्रेजों की नजर अब सीधा डायरेक्ट बंगाल की तरफ पड़ा। सोचे कि अगर मैं इन 3 जिलों से, इन 3 क्षेत्र से इतना मुनाफा कमा सकता हूं तो ना जाने बंगाल के पूरे क्षेत्र से कितना मुनाफा कमा सकता हूं। इस टाइप से इनकी जो नजर बंगाल के पूरे भूराज क्षेत्र पे पड़ी और बंगाल को अब अपनाना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली मीर कासिम के साथ अब बंगाल का युद्ध होता, जो बक्सर का युद्ध होता 1764 में, जिसमें 3 आपको पता होगा, जिनमें 3 व्यक्ति होते। एक तो दिल्ली के, जो आपको मैं बना दे रहा हूँ, इस वाले क्षेत्र में आप देखोगे, इस वाले क्षेत्र में आप देखोगे ये बंगाल वाला क्षेत्र है ना, और ये दिल्ली। तो बंगाल वाला क्षेत्र में आप देखोगे, बंगाल वाला क्षेत्र में रहते हैं मीर जाफर, मीर कासिम यहाँ से लड़ते कासिम, और यहाँ से शाह आलम द्वितीय, और अवध से रहते हैं सुजाउद्दीन। इस तरह से ये तीनों लड़ाई करते हैं। और इन तीनों के बाद इन तीनों का युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच में। किसके बीच में? प्लस अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। और फाइनली ये जो है ना, अंग्रेज जीत जाते। कौन? अंग्रेज जीत जाते। और इनके जीतने के बाद इनको जो है ना बंगाल कौन क्षेत्र मिल जाता? 3 क्षेत्र मिल जाते। ध्यान से आप याद कर लो, मैंने पढ़ा दिया और लास्ट वीडियो में अपलोड अच्छे से कर दिया, आप उनको थोड़ा देख लीजिएगा, आपको क्लियर ये समझ में आएगा। तो जीत लेते और इसके तहत इनको 3 क्षेत्र, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये 3 क्षेत्र इनको मिल जाते हैं इस युद्ध की जीतने के बाद। ये 3 युद्ध कब? ये जब बक्सर का युद्ध होता है तो उसमें 1765 में क्या होता? इलाहाबाद की संधि होती है। आपको ध्यान रखना, सन याद कर लिए, इलाहाबाद की संधि के तहत ये 3 क्षेत्र मिल जाते हैं। और किसके से संधि हुआ था, क्या हुआ, तो मैंने सारा बता दिया। इलाहाबाद की संधि के तहत किसको? अंग्रेजों को पूरा बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे क्षेत्र मिल जाते हैं और इनकी राजस्व प्राप्त हो जाती है। और इन्होंने 2 दीवान नियुक्त करते हैं। बिहार और बंगाल में जो 2 दीवान नियुक्त करते, नाम आपको पूछा जाता है हमेशा, वो इंडियन रहते हैं। एक तो जो होते राजा खान, एक होते
सिताब राय, ये दो व्यक्ति भारतीय रहते हैं, इनको राजस्व वसूलने के लिए दीवान के रूप में नियुक्त किया जाता है। और इसके ठीक है, तो इस टाइप से इनको हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में फाइनली क्या बंगाल वाला क्षेत्र चला गया, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, 3 क्षेत्र चले गए। और 3 क्षेत्र से अच्छे मुनाफा इन्होंने ये द्वैत शासन के तहत इनको अच्छी तरह बंगाल को पूरी तरीके से एक तरफ से बोलते हैं लूट की स्थिति, लूटा गया इनको, बंगाल के किसानों को एकदम, इनकी कृषि जो थी एकदम चरमरा गई। और फाइनली जो 1770 के दशक में क्या होता है, एक अकाल पड़ता है, जिसके तहत ऐसा माना जाता है कि 1/3 जनसंख्या नष्ट और नाबूद हो जाती है, मर जाती है। और इसी की स्थिति को देखते हुए आप देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखोगे, इंटरनेशनल स्थिति है उनका, देखो कि अमेरिका वो चरम पे है, जो अमेरिका अब आजादी के अंतिम चरम पे है। अब अमेरिका कुछ साल बाद आजादी प्राप्त करना चाहता, कर लेगा। अब अमेरिका में संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका 1776 में आजाद होता, तो 1772 का अब ऐसा सिस्टम आता है कि अब इस समय अमेरिका फाइनली बहुत पुरजोर आजादी के अंतिम चरण पे होता है। अब इस स्थिति में अमेरिका से उसको टैक्स नहीं मिलता, वही टैक्स की भरपाई ये कहां से करते हैं, तो उसी टैक्स की भरपाई ज्यादातर बंगाल जैसे क्षेत्रों से करते हैं, इंडिया जैसे क्षेत्र, इंडिया से करते हैं, इंडिया के जैसे बंगाल के क्षेत्र पे। तो द्वैत शासन, उस समय बंगाल, अंग्रेजों का कब्जा बंगाल के ही पर ही था, और उसी के तहत, द्वैत शासन के तहत उनको बुरी तरीका लूटते हैं, एक तो लूट की स्थिति बोलते हैं। तो लूटने के बाद और ये ऐसी हो जाती है कि अर्थव्यवस्था हालात खराब हो जाती है और युद्ध हो जाता है, अकाल होता है, अकाल पड़ता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये स्थिति को देखते हुए 1773 में क्या होता है, 1772 में एक जो गवर्नर का पद था, अब गवर्नर जनरल का पद हो जाता है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते, जो पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। जब पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनते कौन, वॉरेन हेस्टिंग। जब वॉरेन हेस्टिंग पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनेंगे तो देखो क्या करेंगे, पहला भारतीय जो गवर्नर जनरल बनेंगे। आपको मैं पीछे से बता रहा हूं क्योंकि आपको पूरा ध्यान रहना चाहिए। तो 1772 में कौन बनते हैं, भारतीय गवर्नर बनते हैं, भारतीय गवर्नर कौन होते हैं, गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं, भारतीय गवर्नर जनरल 1772 में कौन होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग कौन होते, वॉरेन हेस्टिंग भारतीय गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आते ही जो देवद शासन लगा हुआ था बंगाल पे, देवद, जिसके तहत बंगाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, देवद शासन को समाप्त कर दिया गया। आते ही देवद शासन को समाप्त कर दिया गया। और देवद शासन के बाद दीवान जो पद था, दीवान पद जो राजस्व वसूली का दीवान पद समाप्त हो गया। अब जो मैंने क्या बोला, देवद शासन जो जिसके तहत बंगाल को लूटा गया था उनको समाप्त कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज को भी लग रहा था, देखो आप जिससे कर वसूलोगे, आप जिससे टैक्स लेते, अब उनकी भी तो हालत देखिए, सारी जनसंख्या मर चुकी है, सारी जनसंख्या मरने के बाद आप किससे टैक्स लोगे। अब एक राजा है, राज्य भी कहां आप खुशहाल रह पाएगा जहां पे उनकी प्रजा खुशहाल रहेगी। अब प्रजा ही मरने की स्थिति में तो वो कौन राजा वहां पे राज करना चाहेगा। इसी तरह अंग्रेज की हालात उस टाइम ऐसे ही हो गई थी। अब वो अंग्रेज भी वहां से उनको कुछ ना कुछ सुधारना चाहते थे और इसी के रूप में द्वैत शासन को समाप्त किया। उन्होंने देखा कि अब इनकी नेगेटिव इंपैक्ट हम जिससे टैक्स वसूल रहे हैं उसी पे पड़ रहा है। अगर हम टैक्स देने वाला ही बचेगा नहीं तो हम किससे टैक्स वसूलेंगे। इस स्थिति को देखते हुए वॉरेन हेस्टिंग ये पहला ब्रिटिश शासन का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पार्लियामेंट से पहला एक आता है रेगुलेटिंग एक्ट। आप ध्यान रखना पहला ब्रिटिश संसद से आता है 1773 में। एक क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ध्यान रखना, ये रेगुलेटिंग एक्ट आप इसके तहत आप पता लग गया होगा। रेगुलेटिंग एक्ट ये होता है जो ये एक्ट के तहत आपको पता लग गया आप भारतीय राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप डायरेक्ट होने लगा है। देखो हो तो ऐसे तो हमें पहले भी दिखता है, लेकिन आप संसद के द्वारा कानून बना के भारत में भेजा जा रहा है तो आपको इससे पता चल गया होगा कि अब रेगुलेट किया जा रहा है भारतीय कृषि जो भी क्षेत्र भारत को अब रेगुलेट कर रहे हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश संसद ने
वहां लंदन से एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में एक एक्ट भेजा, जो भी 1765 से अब तक जो भी जो हालात खराब हुई उनको काबू करना और फिर से रेगुलेट करके इनको आगे शासन प्रशासन को चलाना, इनकी व्यवस्था यहां तक थी और इन्होंने ऐसे चलाया। अब इनके तहत क्या दिया, इससे पहले देखो वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन खत्म किया, कि द्वैत शासन के तहत क्या हुआ आपको पता ही दिया, और दीवान की पद समाप्त कर दिया और रेगुलेटिंग, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अभी हमारे टॉपिक है अस्थायी बंदोबस्त, उस पर आते हैं। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट का हम पढ़ेंगे, अस्थायी बंदोबस्त। अब हम आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पे, अस्थायी बंदोबस्त पे। तो इसके बाद आता है पिटस इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, पिटस इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, 1784 का। कब आता है, तो 1784 का पिटस इंडिया एक्ट आता है। यहां तक आप पहुंच रहे अस्थायी बंदोबस्त तक, तो पिटस इंडिया एक्ट होता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का यह आता है। उसके बाद अब इनके तहत आता है, और उसके बाद 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन होते, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये तो भारतीय गवर्नर जनरल बन के आ रहे हैं। देखो इसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। अब देखो इससे पहले 1784 या 85 के बीच में क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग जो भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे वो इस्तीफा देते थे। क्यों इस्तीफा देते, इनका विचार चल रहा था कि अब भारत की अर्थव्यवस्था पे अब शासन चलाने के लिए कोई ना कोई कर प्रणाली होनी चाहिए। तो मैंने बता दिया, एक अस्थायी बंदोबस्त होता है, एक रैयतवाड़ी, एक महालवाड़ी, ये तीन प्रणाली थी जिसके तहत अंग्रेज ने पूरे भारत को इसी तीन कर प्रणाली के तहत भारतीय लोगों से टैक्स वसूला। यही तीन प्रणाली, और ये तीन क्लास में, आई थिंक एक क्लास में एक तो ये चल गया और अगले एक क्लास में वो दोनों हम कंप्लीट कर लेंगे। तो रहिए आप अस्थायी बंदोबस्त को देखिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट ये आपको पता चल गया। अब 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आते, उससे पहले कौन था, 1784-85 में क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग की मृत्यु, वो इस्तीफा दे देते। वॉरेन हेस्टिंग क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते। इस्तीफा देने के बाद एक अस्थायी गवर्नर जनरल होता है, लेकिन उनका नाम नहीं दिया गया, आप यहाँ देखिए वॉरेन हेस्टिंग इस्तीफा दे देते। उसके बाद 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना जाता है। मतलब इन्हीं को माना जाता है कि इसी के माना क्या, मतलब इन्हीं के शासन काल में अस्थाई बंदोबस्त आती है, अस्थाई बंदोबस्त आता है हमारा, ठीक है। और इसमें दो और व्यक्ति का नाम है, दो व्यक्ति का और नाम आपको अक्सर पूछा जाता है, एक लागू करते मने करने में मदद करता, आप नाम नोट कर लीजिए। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखो अंग्रेज जो शासन पूरे भारत पे किए, और उन्होंने तीन कर प्रणाली इस्तेमाल किया भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत से टैक्स वसूलने का। पहला तो एक अस्थाई बंदोबस्त, क्या अस्थाई बंदोबस्त बस। दूसरा जो किया इन्होंने, इसको अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त और जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, सूर्यास्त की नीति भी बोल सकते हैं इसको। और एक होता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और एक महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। देखो मैं अस्थाई बंदोबस्त को आप डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें तीन व्यक्ति होते हैं। पहला जो व्यक्ति, आप नाम नोट कर लीजिए, पहला तो गवर्नर जनरल होते, जी मैं लिख देता हूं, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन होते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं पहला जो गवर्नर जनरल होते। और जेम्स ग्रांट होता है, और जेम्स ग्रांट होते हैं। और दूसरा जो होता है जॉन शेर, ये होते जो रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। और तीसरा होता है जेम्स ग्रांट। देखो जो जॉन शेर जो होते हैं, जॉन शेर, आप ध्यान रखिए, जॉन शेर जो होते हैं ये रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, न्यू बोर्ड अध्यक्ष, ठीक है ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ये जो होते हैं गवर्नर जनरल होता है, ठीक है ना। अब इस टाइप से तीन व्यक्ति होते हैं जिनमें जो अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अस्थाई बंदोबस्त है क्या, अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त आपको ध्यान रखना है। अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ना, कारण क्या, ये क्या था, अस्थाई बंदोबस्त है क्या, अस्थाई ये कर प्रणाली क्या है, प्रणाली क्या है, कारण क्या थे इनके आने के और इनके परिणाम, तो आपको बताया जा रहा है। देखो आप गौर से सुनिएगा,
ये प्रणाली क्या थी? अस्थाई बंदोबस्त का आप सीधा सीधा मान करिए, कोई भी कर प्रणाली को निश्चित समय के लिए फिक्स कर देना, वही टैक्स प्रणाली अंग्रेजों ने अपना क्या किया। इन्होंने 1793 में क्या किया? 1793 में ये टैक्स को फिक्स कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शेर द्वारा इन सबों ने मिलकर बनाया और 1793 में इसको फिक्स कर दिया। किसके आधार पे? तो जो 1790 में जो टैक्स प्रणाली चलती थी, कब? जो 1790 में जो कृषि की उपज हुई थी, बोला गया कि 1700, ऐसा मानो कि 1790 में जो कृषि की उपज हुई थी उसके आधार पे आप हमें टैक्स, मतलब उसके आधार पे जो उपज आपको मिली थी और उनसे आय जितना प्राप्त हुआ था, वही आय जिस समय जो 1790 में आपको प्राप्त हुआ, जितनी आय उस समय अच्छी कृषि हुई थी, उस समय जो प्राप्त हुआ आपको, उसके तहत आपको आने वाले जितने साल के लिए लगाई जाएगी अस्थाई, मतलब एक परमानेंट के लिए, उसी आधार पर हम आपको टैक्स वसूलेंगे। तो इस टाइप से आप इनका इतना % आपको देना पड़ेगा उसी उपज के हिसाब से, चाहे आपके लिए ठंडी रहे, गर्मी रहे, जो भी है, या मानसून की असफलता रहे, सूखा रहे, बाढ़ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये था। एक बात मैं और बताऊंगा, जो भारतीय राजाएं थे और अंग्रेज थे, इसमें इतना ही डिफरेंट था। जो भारतीय राजाएं थे वो रियायत बख्शते थे, अपनी सहूलियत की, जनता की सहूलियत को देखते थे। अगर मानसून की असफलता है तो उनको देखते हुए कभी कभी कर्ज माफ भी कर देते। सूखा की स्थिति है तो भारतीय राजा उनको देखकर उस हालात को बहुत सारे रियायत बख्शते थे। लेकिन अंग्रेज का जो सेटल, इनका ये कंपनी थी, कंपनी का नियम होता है कि आप अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना, तो इन्होंने वही कंपनी के अनुसार शासन किया और उनके शासन का परिणाम जो है ना भारतीय किसानों पे पड़ा। आप देखो क्या होता है, 1790 का जो उपज हुई थी उसी के आधार पर 1793 में जो ये जो एक्ट आया था अस्थाई बंदोबस्त, इसी एक्ट के तहत कि मतलब आपको आने वाले जो सालों में आपको देना पड़ेगा, यही मतलब आपको रेवेन्यू टैक्स देना पड़ेगा। तो ये है क्या, अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेज का जितना भी हिस्सा था, फॉर एग्जांपल अंग्रेज ने भारत का हिस्सा 100% कब्जा किया था, उनमें से सिर्फ 19% हिस्से पे इन्होंने ये अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। कितना? 19% हिस्से पे अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। इनका क्या था सिस्टम, जो भी जब 19% हिस्से पर कर दिया, और इनका जो काम इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्या किया, अस्थाई बंदोबस्त, ये जो टैक्स, ये कर प्रणाली अच्छी है, बहुत फायदा भी हो रहा है। इन्होंने क्या किया, वसूलने का काम किसको सौंपा जाए? उनके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वसूलने का काम किसको सौंपा जाए? तो उन्होंने एक गांव के आसपास के बहुत जो अच्छे लोग को उठाया, उनको जमींदार कहा गया, जमींदारों को ही इनको काम सौंपा दिया कि आप इस क्षेत्र के जमींदार हो और आप इस क्षेत्र की जमींदारी, मतलब जो है टैक्स वसूलोगे। जमींदार को ही सौंपा गया, मतलब किया गया। अब इसके पीछे जो है ना, इनको लेकर जो वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे वो नाराज थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो जमींदार को नहीं बल्कि अपने ही व्यक्ति को होना चाहिए। ये जो अस्थाई बंदोबस्त सीधा सीधा जमींदार को पास जाता है, मतलब जमींदार से रिलेटेड। इनका जो मालिक होंगे, जो भी जमीन के मालिक होंगे, किसान नहीं बल्कि जमींदार होंगे। अगर कोई भी जमींदार अगर इस किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र का जमीन का टैक्स नहीं देता है तो उनका टैक्स उस जमीन का हिस्सा कट जाएगा, वो उनके जमींदारी में से वो जमीन चली जाएगी अगर निश्चित समय पे। ये इसको सूर्यास्त की नीति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्यास्त की नीति। मतलब एक निश्चित समय तय किया जाता था और निश्चित समय पे एक सूरज डूबने से पहले आपको जो कर प्रणाली तय की गई है आपको वो पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप वो पहुंचाने में असमर्थ है, जितना आपका पहुंच गया टैक्स, उतने जो आपका जमीन बचा रहेगा, जमींदारी का जमीन बचा रहेगा, और जिस हिसाब से जितना जमीन का टैक्स नहीं पहुंचा वो जमीन आपका नीलाम हो जाएगा। इस तरह से व्यवस्था की गई थी। ये इससे अंग्रेजों को फायदा ये हुआ कि अंग्रेज अब जो है ना, अंग्रेज जब मर्जी जमींदार को अपने, मतलब जो भी अंग्रेज से जो फायदा हुआ, इनके उद्देश्य परिणाम देखिए। कारण क्या थे कि अंग्रेज कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब भारतीय लोगों को से, क्योंकि उनकी भाषा हिंदी अंग्रेजी थी और भारतीय लोगों से घुल मिल पाना उतना आसान नहीं था अंग्रेजों को। तो उन्होंने देखा कि भारतीय जमींदार को उठा ले और जमींदार वो अच्छे से किसानों से मिलते जुलते और किसान से अच्छे से तालमेल बिठा लेंगे और आसानी से सारा उलझन उन पे छोड़ दे और आसानी से वो हमें टैक्स वसूल के लाके देंगे, ठीक है ना। और इस टाइप से जमींदार को यही कारण थे कि जमींदार को इन्होंने अपने अंदर में क्या, जमींदार को ही टैक्स वसूलने का काम सौंपा। कारण क्या थे कि जमींदार अपने कम्युनिकेट करने का, कि जमींदार अच्छे से लोगों से घुल मिल कर सकते, घुले मिले हैं क्योंकि एक ही साथ रहते थे और एक ही साथ सबको जानते हैं। तो जमींदार, और दूसरा क्या उद्देश्य था कि जमींदार
जो थे जमींदार, जब भी युद्ध होता था अंग्रेजों से किसी से, तो जमींदार जो है ना अंग्रेजों का साथ देते रहे हैं। हम भी 1757 1857 की क्रांति आप देखोगे तो उनमें भी ज्यादातर जमींदार जो है ना अंग्रेजों के साथ ही देते हैं। और यही कारण है, क्योंकि अंग्रेजों ने जमींदार को जो बहुत शक्ति दे रखी थी, बहुत जमींदार को। अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है। तो जमींदार को जो शक्तियां दी गई थी, ये 19% क्षेत्र पर अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। और क्या था इसमें, जितना भी किसान जमीन का जितना भी फसल होंगे उनका जितना भी राजस्व वसूली जाएगी, उनका 11% मतलब 11 हिस्से लगेंगे। 11 में से 10 हिस्सा अंग्रेज का होगा और 1 हिस्सा जमींदार का होगा। क्या था इनमें, इनका क्या था, ये क्या थी, 10 11 जितने भी होंगे 10/11 मतलब 10/11% हिस्सा जो होगा अंग्रेज का होगा और 1% हिस्सा जमींदार का होगा। अब इससे जो था, इससे आप देख सकते हो ये अस्थायी बंदोबस्त मतलब कर तो प्रणाली एक स्थिर है। जमींदार को पता है कि आपको मेरे को अंग्रेज को सिर्फ निश्चित 10 मतलब भाग देने हैं, बाकी भाग तो मैं जितना भी वसूल सकता हूँ। मतलब उनको ये भी छूट दी कि आप जितना मर्जी वसूल सकते हो, आप मेरे को सिर्फ 10 भाग दो। अब 10 भाग ला के दे दो, जितना ही भाग लाओगे उनका 11 हिस्सा लगाया जाएगा। 11 हिस्से में 10 भाग मैं रखूंगा और जो एक भाग बचेगा आप रखोगे। इस टाइप से अंग्रेजों ने बताया था। तो अब अंग्रेज ने ये तो बात कही गई, लेकिन ये तो नहीं कि आप इतना ही वसूल सकते हो। तो अंग्रेज यहाँ पे जमींदार ने अपने आप को अपने ही मर्जी चलाकर किसानों पे ज्यादा ज्यादा टैक्स वसूलते थे। क्या करते थे, उनको क्या गया था कि आपको सिर्फ 11% मतलब जितना भी जमीन हुआ उनका 11 हिस्सा आपको 11 मतलब 11 10/11 मतलब 11 हिस्सा आपको हमें ला के देना है। 11 में वो क्या कितना 11 जो हिस्सा थे वसूलते थे, लेकिन वो क्या करने लगे 20 हिस्सा वसूलने लगे। जिस कारण अंग्रेजों को क्या कंपटीशन करने लगे, जो अंग्रेज इतने अमीर हो रहे हैं उसी तरह हम भी अमीर हुए। जिस तरह अंग्रेज इतने अमीर हो रहे हैं उस तरह हम भी अमीर हुए। तो इन्होंने अंग्रेज से जा अपने आप को अमीर होना स्टार्ट कर दिया और इसका सीधा नकारात्मक परिणाम किसानों पे पड़ा। किसानों की अर्थव्यवस्था जो किसानों पे पड़ा और किसान कर्ज ऋणग्रस्त हो गए और कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और इस हालात को देखते हुए देखोगे कि अंततः फाइनली 1857 का विद्रोह होता, क्रांति होता, आप देखोगे अलग अलग प्रकार से। तो इनमें आप देखो 10/11% जो है ना हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था। अंग्रेजों को देना पड़ता था। बाकी एक हिस्सा जमींदार को जमींदारों को छूट थी कि वो जितना वसूल सकते, अपनी मर्जी से जितना भी वसूल सकते थे। जमींदार को छूट थी कि वह अपने मर्जी से जितना किसानों से अनलिमिटेड किसानों से अत्यधिक कर वसूलने लगे। देखो क्या हुआ, अब इसका नतीजा आप देखो। जब 19% क्षेत्र को इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, कौन कौन सा क्षेत्र थे अब देखो, आप एक चीज देख लो कौन कौन सा क्षेत्र थे। क्षेत्र था ये बंगाल, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक, बंगाल का पूरा वाला क्षेत्र, बंगाल का पूरा बिहार, बंगाल जो भी है, उड़ीसा, बंगाल, बनारस और ये उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बनारस के 3 क्षेत्रों पे 19% हिस्से पे ये लागू किया गया था। और इन्होंने ये लागू क्या ये तो इनके थे जो व्यवस्था थी, इनका जो उद्देश्य था वही था कि अंग्रेजों को अपने जो था कि मतलब इनका उद्देश्य ये था, इनका जो ये था 19% हिस्सों पे लागू कर दिया गया। 10 से 11% अंग्रेजों को देना पड़ता था और बाकी एक हिस्सा जमींदार को। और जमींदार को छूट थी जितना अपने मर्जी से जितना अत्यधिक वसूल सकता, किसानों से अत्यधिक कर वसूलने लगे। इस टाइप से उन्होंने देखा गया। और इस स्थिति को देखते हुए हुआ क्या, जो जमींदार का इनमें जो आप देखा गया, जमींदार का स्वामित्व कौन होगा,
जमीन का स्वामित्व, जमीन का स्वामित्व, स्वामित्व जमींदार होंगे। इन्होंने बताया गया जो जमीन का जो मालिक होंगे, जमीन का जो स्वामित्व होंगे जमींदार होंगे, और जमींदार ही टैक्स वसूलेंगे। और इनमें कंपटीशन चल रहा था। क्या कंपटीशन चल रहा था? जो एक जमींदार दूसरे जमींदार से कंपटीशन करते थे। वो करते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाजियाबाद का जमींदार हूं, ठीक है ना, उन्होंने बताया गाजियाबाद का जमींदार हूं, और एक बंदा जो मेरठ का जमींदार, एक इलाहाबाद का, एक बनारस का, इस टाइप से जमींदार है। जमींदारों ने अपने हिसाब से जो जमीन है इनका जमीन उनको जमीन दिया गया। और फॉर एग्जांपल जैसे मैं गाजियाबाद का जमींदार हूं और मेरा जमीन जैसे लोनी क्षेत्र है, लोनी का टैक्स मैंने नहीं पहुंचाया अगले मतलब सूर्य अस्त की नीति के तहत, मतलब एक निश्चित समय पे निश्चित तारीख को नहीं पहुंचाया अंग्रेज अधिकारी के पास, तो लोनी क्षेत्र का जमीन मेरे हाथ से निकल गया। अब उन जमीन का जो टैक्स जो जमींदार अदा करेंगे वो जमीन उनके अंदर में चला जाएगा। इससे क्या हुआ कि हम तो गरीब हो गए, लेकिन मेरे से अगला जो कंपटीटर था, जो जमींदार, वो अमीर होते गए। तो इस तरह कंपटीशन चलता था, एक जमींदार दूसरे जमींदार से मतलब कंपटीशन चलता था, और इसका फायदा अंग्रेज उठाने लगे। इसका फायदा क्या? अंग्रेज उठाने लगे, और अंग्रेज उठाने लगे। इसका फायदा कौन उठाते? अंग्रेज। इससे अंग्रेज के कब्जे में पूरे जमींदार आ गए। जमींदार का मनमर्जी से इन्होंने अपना फायदा उठाया, और इससे जो परिणाम क्या हुआ कि किसान की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। जो किसान की हालात बद से बद ऋण हो गई, और वे ऋणग्रस्त हो गए। और इन बीच में एक जो है ना एक सिस्टम पनपता, पटनी व्यवस्था। आप देखो, पटनी व्यवस्था, पटनी व्यवस्था, पटनी व्यवस्था क्या है? जमींदार के नीचे भी जमींदार। फॉर एग्जांपल मैं बड़ा सा जमींदार हूं, मैं पूरे लखनऊ का जमींदार हूं, ठीक है ना, मैं पूरे लखनऊ का जमींदार हूं और बहुत बड़ा जमींदार हो गया हूं। और मैं नहीं जानता कि लखनऊ के जो छोटे छोटे क्षेत्र आप उसको मैं सोचता कि यार मैं किसी और छोटे छोटे लोग को नियुक्त कर दूं, वो खुद एक जमींदार बन गए, वो खुद एक जमींदार बन गए। देखो, मैं अलग से किसानों से जो अंग्रेजों के 11 हिस्सा देना पड़ता था, उनमें से एक हिस्सा मेरे को देना पड़ता था। अब वो 20 हिस्सा वसूलने लगे थे, बड़ा जमींदार। अब उनके जो छोटे छोटे जमींदार थे वो अलग से तो अपना वसूलेंगे। और इस टाइप से देखा जाए तो बहुत बड़ी जो है पटनी व्यवस्था उत्पन्न होगी कि जमींदारों के नीचे भी जमींदार। इससे जो है किसान पे नकारात्मक इंपैक्ट पड़ा। और जो फाइनली आप देखोगे 1757 का विद्रोह होता है इसके बाद। ठीक है, तो यही था हमारा अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, 2 क्लास लगेगी। एक क्लास में हमारा 2 कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हमारा 1773 का सेटलमेंट रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, उसको देंगे आप। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।